हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी निखिल सारडा। और बेटा, आज हम लोग एट्थ लेक्चर जो हमारे चैप्टर 2 हम जो पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 का एट्थ लेक्चर आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक न्यूली ऐड किया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे टैक्सेस एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के बारे में। और उसके बाद एक और चीज जो हम देखेंगे, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है। मल्टीप्लायर का मतलब है बेटा, अगर यहाँ जैसे एक सिंपल देखिए, आप तालाब के पास बैठे हो, पत्थर रहता ना, पत्थर फेंकते हैं तालाब पे। आपने तालाब में पत्थर फेंका और वो पत्थर वहीं जाके नहीं रुकता, आपको पता होगा, 2-3 गुलाटी खा के आगे जाता है, आगे आगे ऐसे जाते जाते, बराबर है ना। तो यही होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट समझने के लिए दो चीजें आपको बता देता हूं पहले। जैसे एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हालांकि ये चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बेटा, ध्यान देना। एमपीसी, एमपीसी यानी ये फुल फॉर्म इसका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब सिंपल भाषा में इसका होता है इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं। इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरा होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम का कितना हिस्सा मैं सेव करना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए सर, मान लीजिए हम 100 रुपए कमाते हैं और मैं आपको कहता हूं मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 50% है, ऐसा मैं कहता हूं आपको, या 0.5 है, तो इसका मतलब है इनकम का 50% हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ, खर्चा करना चाहता हूँ। तो बचा क्या करेंगे? ऑब्वियसली सर, अगर एमपीसी 50% रहेगा तो एमपीएस भी 50% ही रहेगा ना। अरे पैसा जो आएगा, इनकम जो आएंगी, उसको या तो खर्चा करोगे या क्या करोगे, सेव करेंगे। फाड़ के फेंकता है कि कोई? ना ना सर, फाड़ के नहीं फेंकते। या तो कंज्यूम करेंगे या हम उसको सेव करेंगे। आई बात समझ में बच्चों? तो मैं ये कह सकता हूँ ये 100 में से 50 रुपए तो कंजम्पशन में चले गए, 50 रुपए सेविंग में चले गए। यानी एमपीसी 50% हो गया तो एमपीएस 50% हो गया। दोनों मिला के इक्वल टू 100%, जिसे हम कहते हैं इनकम। इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट किया जाता है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1। अगर एमपीसी 0.6 है, 60% है, तो ये हो जाएगा 0.4। एमपीसी 0.2 है, मतलब 20% है, तो ये हो जाएगा 0.8। यानी हर हाल में एमपीसी और एमपीएस की टोटल 1 आएंगी। हालांकि ये सब फर्स्ट चैप्टर में कवर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फिलहाल इसकी जरूरत थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक चीज बताता हूँ, एमपीसी को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यानी स्मॉल बी लिखा तो वो हो गया एमपीसी। तो मुझे बताइए 1 माइनस बी लिखा तो क्या हो जाएगा? एमपीएस। अरे हाँ ना, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो देखिए एमपीएस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और इसको 1 माइनस बी से भी डिनोट करते हैं। आई बात समझ में बेटा? ये थी इस चीज के लिए सबसे बेसिक बात जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, मैं पढ़ा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे हमारे 7th लेक्चर में। 8th लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा आज का लेक्चर, करीब करीब 40 to 45 मिनट्स का रहेगा। और उसके बाद जो अगला लेक्चर है, इसमें ये यूनिट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर बड़ा आसान है। गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है, समझना बात, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे क्या होगा? बेसिक बात ये है,
मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, दिवाली आने वाली है, गवर्नमेंट दिवाली में बोनस अनाउंस करती है, आपको पता होगा ये चीज, बिना बोनस अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, है ना। बोनस अनाउंस किया और आपको 100% बोनस दिया गया ऑफ योर सैलरी, 1 मंथ सैलरी बोनस या 2 मंथ सैलरी बोनस दी गई, यानी 1 लाख तो जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, 2 लाख और मिल गए, 2 मंथ सैलरी अगर बोनस दिया तो, यानी ये 2 लाख रुपए आपके पास आएंगे, तो आप क्या करोगे सर? ऑब्वियसली इनकम की दो ही चीज होती है, या तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है, इनकम y इज डिनोटेड बाय इनकम, या इनकम इज डिनोटेड बाय y, सी कंजम्पशन है सेविंग, इनकम का या तो कंज्यूम करूंगा सर, या इनकम का सेविंग करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, फाड़ के तो कोई फेंकेगा नहीं ना बेटा इनकम को, है ना, या तो कंजम्पशन होगा या सेविंग होगा। तो मुझे ये 2 लाख रुपए मिले, तो इसमें से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना कंज्यूम करना है, कितना सेव करना है, बराबर है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा मेरे कंजम्पशन पैटर्न पे या मेरे सेविंग पैटर्न पे, या सीधा सीधा मैं अगर आपसे कहूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भैया अगर आप कंज्यूम ज्यादा करते हो, देखो सेव कर दिया तो वो तो वहीं आपके घर में रह गया या कहीं आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगर आप कंज्यूम करते हो, जैसे मान लो आपने 1.5 लाख की कार खरीद ली 2 लाख में से, अब 1.5 लाख की आप कार खरीदोगे तो ये आपने खर्चा कर दिया। अब ये कार आपने खरीदी तो आप पेट्रोल डीजल भी भरवाओगे, आप इसकी सर्विसिंग भी कराओगे, ये गवर्नमेंट के खर्चे का मल्टीप्लायर है जो और गुड्स को जनरेट करने में मदद कर रहा है और सर्विसेज को जनरेट करने में मदद कर रहा है, एंड वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, इसे तो जीडीपी कहते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब ये कितनी गुना होगा, तो ये डिपेंड करता है कंजम्पशन पैटर्न और सेविंग पैटर्न पे। कंजम्पशन पैटर्न ज्यादा तो इफ मल्टीप्लायर का इफेक्ट ज्यादा, यानी जो स्पेंडिंग है उसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, और कंजम्पशन का इफेक्ट कम है, यानी लोग सेव ज्यादा करते तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा। ये आपको एक फॉर्मूला से पूरा न्यूमरिकली मैं आप समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, इसको केन्जियन और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, रिप्रेजेंट मल्टीपल, कितने गुना, by which GDP increases or decreases in response to increase or decrease in government expenditure and investment। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से मार्केट में इंजेक्शन का काम करता है। गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ाते हैं तो नए वर्क्स, नए काम लोगों को मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट से पैसा निकल के पब्लिक के हाथ में आएगा, इसे इंजेक्शन इन द इकोनॉमी भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट क्वांटिटेटिवली द गवर्नमेंट मल्टी, अच्छा एक और चीज लिखी है, होल्डिंग द रियल मनी सप्लाई कॉन्स्टेंट। रियल मनी सप्लाई मतलब नए नोट नहीं छाप के खर्चा करेगी गवर्नमेंट, समझ लेना बात। रियल मनी की जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, जो बढ़ेगा वो गवर्नमेंट जमा ना करके खर्चा करेगी, ये बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। नहीं तो नोट छापे बांट दिए, ना 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 ना, नोट छापने से तो और हैवक क्रिएट हो जाएगा, वो बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इट इज अब ये है क्या, it is the reciprocal of marginal propensity to save, higher the MPS lower is the multiplier, and lower the MPS higher will be the multiplier, common sense, ध्यान देना। यहाँ लिखा है जितना एमपीएस ज्यादा, अब मुझे बताओ एमपीएस अगर ज्यादा होगा तो एमपीसी क्या होगा सर? एमपीसी कम हो जाएगा, लोग कंजम्पशन कम करेंगे सेव करके। मैंने गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए, मैंने पूरे के पूरे सेव कर दिए, मेरे घर पे ही रख दिए, कंजम्पशन किया ही नहीं उसका। अरे कंजम्पशन नहीं करोगे तो पैसा मार्केट में कैसे जाएगा, मल्टीप्लायर का इफेक्ट कहाँ होगा। और अगर कंजम्पशन ज्यादा है, पूरे के पूरे उड़ा दिए, पूरे के पूरे कंज्यूम, पूरा पैसा मार्केट में, फिर दूसरे वाले ने भी पूरे उड़ा दिए, पूरा पैसा अगेन मार्केट में, मल्टीप्लायर जा। तो एमपीएस जितना ज्यादा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट कम, क्यों? क्योंकि एमपीसी भी कम हो जाएगा, एमपीसी कम तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम। एमपीएस जितना कम मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि एमपीसी भी ज्यादा होगा, यानी दिस स्पेंडिंग मल्टीप्लायर is directly proportional to MPC and is inversely proportional to MPS।
आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, चेंज इन सॉरी एक सेकेंड, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 1/MPS, ये इसका फॉर्मूला है। और MPS क्या होता है? 1 - MPC होता है। और MPC को मैंने अभी बताया था, बी से भी डिनोट करते हैं। यानी ये जो है ये आपका स्पेंडिंग मल्टीप्लायर है। किसका स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर है जो आपका ये होता है 1/1 - B। ये इसका आ गया बच्चों फॉर्मूला, समझ लो। ये इज इक्वल्स टू दिस। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, डेरिवेशन के चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं है, ना हमको सिलेबस में है ना हमारे को एग्जाम में पूछेंगे, वो हमको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ, आपके पास इलुस्ट्रेशन है 1 2 3, 3 इलुस्ट्रेशन है, 4, हाँ 3 इलुस्ट्रेशन है बच्चों। ये तीनों इलुस्ट्रेशन हमको करना है। माइंड यू इसके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। ये 3 इलुस्ट्रेशन में हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही फंस जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको एकदम अच्छे से करके जाना है, ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं बेटा। इलुस्ट्रेशन 1, मान लीजिए MPC 0.6 है, यानी जो स्मॉल सॉरी यानी जो स्मॉल बी है ना, वो आपको दे दिया गया है 0.6। वैल्यू ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? अच्छा, व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? इट इज 1/1 - B। यानी कितना हुआ? 1/1 - 0.6, यानी 6, यानी 1/0.4। इसका आंसर आता है 2.5। ये देखिए। इसके बाद और एक चीज आपसे पूछते हैं कि भैया अगर मान लीजिए 50 बिलियन से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है तो GDP में कितना फर्क पड़ेगा? अच्छा, तो मुझे बताओ, 50 बिलियन से स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है और मल्टीप्लायर कितना है? ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हमने कि 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर है। तो 50 इंटू 2.5 कर देंगे और आंसर आएगा 125। मल्टीप्लायर का मतलब हुआ कि भैया 1 रुपया डालोगे तो 2.5 गुना हो जाएगा। ये है मल्टीप्लायर का इफेक्ट। हमने मल्टीप्लायर ऊपर ऑलरेडी ए पार्ट में निकाल लिया कि भैया ये सिचुएशन में हमारा यानी ये MPC में मल्टीप्लायर 2.5 गुना आता है। यानी गवर्नमेंट अगर 1 रुपया लगाएंगी तो GDP 2.5 से बढ़ेगा, गवर्नमेंट 10 रुपए लगाएंगी तो GDP 25 से बढ़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्चा किया? 50 बिलियन। तो GDP 50 इंटू 2.5 यानी कितना बढ़ जाएगा? वो 125 बिलियन आए। आई बात समझ में? सेकेंड इल्यूस्ट्रेशन बड़ा विचित्र है, ध्यान से देखना। किसी कंट्री की MPC 0 है। MPC 0 मतलब वो लोग क्या करते हैं? पूरा के पूरा सेव कर देते हैं। अब समझना, 1/1 - B यानी 1/1 - 0, यानी 1/1। तो मल्टीप्लायर कितना आया? 1। यानी 100 डालेंगे तो 100 ही रहेंगे, 200 डालेंगे तो 200 रहेंगे। मल्टीप्लायर का कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा। अरे भैया क्यों? क्योंकि MPC 0 है। इनकम में से कुछ भी कंज्यूम करना नहीं चाहता है हमारा कंज्यूमर। आई बात समझ में बच्चों? ये चीज, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली देख लीजिए मल्टीप्लायर 1 रहेगा, यानी मल्टीप्लायर को इफेक्ट ही नहीं है। मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं है, मल्टीप्लायर कितने गुना बढ़ना। तो ऐसा किसी भी तरह का देयर इज नो सच इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाई। गुना, 1 1.5 गुना, 2 गुना, 3, वो सब इफेक्ट नहीं है क्योंकि 1 ही है। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो उतना ही रहता है। ठीक है, चलिए एक और चीज, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। average per capita income of country Y rose from 42,300 to 50,000, and corresponding figure of per capita consumption rose from 35,400 to 42,500। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मुझे बताइए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था MPC मतलब डेल्टा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं। और डेल्टा डेल्टा क्यों लगाया? क्योंकि डेल्टा डिनोट्स चेंज और मार्जिनल वर्ड का ही मतलब होता है चेंज। पहले कितना था और अब कितना है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा इंक्रीज इन कंजम्पशन। बेटा 42,500 था, सॉरी हो गया, और पहले था 35,400। ठीक है,
अभी देखिए चेंज इन इनकम कितना हुआ, अभी हो गया 50,000 और पहले कितना था 42,300। इनको अगर आप करेंगे तो 0.922 ये आपका एमपीसी आएगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, हाँ बहुत ज्यादा जाएगा सर, 1/1 - b, क्योंकि इसको b से भी डिनोट करते हैं, यानी 1/1 - 0.922, यानी 1/0.078। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया 12.83 टाइम्स। मतलब क्या हुआ इसका 12.83 टाइम्स, मतलब समझे आप क्यों हुआ ऐसा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है 92%। 0.92 मतलब हो गया 92%, यानी 100 रुपए आते हैं तो 92 भी तो खर्चा कर देते हैं, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, आप ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे मत समझो, ये समझना पूरी इकोनॉमी का एमपीसी 92% है, यानी पहले के हाथ में पैसे जाएंगे तो वो भी 92% खर्चा करेगा, दूसरे के हाथ में जाएंगे तो भी 92 करेगा, तीसरे के हाथ में जाएंगे तो भी 92 करेगा, ऐसा ऐसा काम चलेगा। 90 जितने भी जाएंगे 92% पैसा खर्चा कर देगा, और फिर ये पैसा जीरो हो जाएगा 12.83 गुने बार। देखो मैं एकदम लेमन टर्म से समझा रहा हूँ, समझना, देखो समझे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये लेमन टर्म से फॉर्मूले से हट के बात करेंगे। पहले आदमी के हाथ में 100 रुपए दिए, 90% मान लो एमपीसी है, तो दूसरे आदमी के हाथ में 90 जाएंगे क्योंकि ये 10 रुपए रख लेगा, तीसरे आदमी के हाथ में जाएंगे 81 क्योंकि ये 9 रुपए रख लेगा। सेविंग है ना, 10 एमपीसी अगर 90% है तो 10% एमपीएस हुआ, तो 9 रुपए 10% रखेगा और बचा खर्चा करेगा। इसका क्या होगा, ये 72.9 शायद, हाँ, और ये रख लेगा 8.1। ऐसे चलते 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 ये 12-13 गुना बार जाके ये पैसे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये, आई बात समझ में, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, 12 गुना बार मल्टीप्लाई, 13 बार मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, समझा ठीक, नहीं तो जाने देना, ये वैसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात नहीं है, ये एक बेसिक लेमन टर्म्स मैंने बात कर दी, ठीक है बच्चों। आगे चलने की कोशिश करते, चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूँ टैक्सेस एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। भैया टैक्सेस इंस्ट्रूमेंट क्या, रिसेशन इन्फ्लेशन में क्या करता है टैक्सेस, टैक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, बराबर है, और टैक्सेस के कारण ही इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है। मुझे बताइए गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर अगर रिसेशन और सबसे पहले टैक्सेस के बारे में यहाँ बात करनी थी, जो लिखा है पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा रिसेशन में और क्या करना पड़ेगा इन्फ्लेशन में, टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। Taxes यानी it consists of change in government revenue or in rate of taxes aimed at encouraging or restricting private expenditure on consumption and investment, ठीक है। Taxes determine the size of disposable income, बड़ा important term है disposable income। इनकम तो मान लो आपको वाई है 100 रुपए की, लेकिन टैक्सेशन है 30%, तो भैया ये जो बचेंगी ना वाई डी, ये बचेंगी 70 रुपीज। क्या, क्यों ऐसा, सर इनकम तो 100 हुई बट टैक्स 30% गवर्नमेंट ने ले लिया, तो मेरे हाथ में आए कितने 70। मैं 100 खर्चा कर सकता हूँ कि 70 खर्चा कर सकता हूँ, सर आप 70 से ज्यादा खर्चा ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि टैक्स जाने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 70 ही खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ में बच्चों, चलिए अब ये तो आपका हो गया। अब ध्यान देना, इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक विच इन टर्न डिटरमाइन एग्रीगेट डिमांड एंड पॉसिबल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। चलिए अब ये टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे कंट्री में, अगर बात करूं तो यहाँ पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब परसेंटेज में है, आपको पता है जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स लगते जाएगा, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ जाएगा, मालूम है 10%, 5%, 20%, 30% के स्लैब है, और ज्यादा रिच हो तो फिर मार्जिनल वो लगता है, क्या कहते हैं आपके इसका, हम ये लगाते हैं एडिशनल टैक्स सरचार्ज, ये सब लगाते हैं, एजुकेशन से ये सब लगता है, तो जितनी ज्यादा जिसकी इनकम उतना ज्यादा उस पर टैक्स लगता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव मेथड, ठीक है। ऐसे इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वगैरह, है ना। रिसेशन और डिप्रेशन में क्या करना है ये समझ लीजिए।
Tax policy is framed to encourage private consumption and investment. General reduction in income tax leave higher disposable income with people, inducing higher consumption. भैया आप टैक्स कम कर दोगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा. Low corporate tax increase prospects of profit for business and promote further investment. Extent of tax reduction or increase in government spending दोनों भी required depends on size of recessionary gap and magnitude of multiplier. भैया रिसेशन है तो ही ये करना पड़ेगा. देखिए रिसेशन है मतलब डिमांड बहुत कम है, सारे सेक्टर सोए हुए हैं, डिमांड कम है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है. आपको पैसा देना है, पैसा देना है तो टैक्स आपको कम करना पड़ेगा या गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाना पड़ेगा. इससे पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, पब्लिक को अमाउंट यूज करेगी और मल्टीप्लाई का इफेक्ट देखते हुए उस हिसाब से पॉलिसी को फ्रेम करना पड़ेगा. आई बात समझ में? आगे देखते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के समय क्या किया जाएगा. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. इन्फ्लेशन के समय यानी ऑलरेडी डिमांड बहुत है, लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है. अरे भैया तो कम करो, उनके हाथ से पैसा निकालो, नए टैक्स लगाओ, टैक्स रेट बढ़ाओ ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए और जो एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स है मार्केट में वो वाइप ऑफ हो जाए, परचेसिंग पावर कम हो जाए, खरीदेंगे ही नहीं, अपने आप इन्फ्लेशन से थोड़ा थोड़ा रिसेशन की तरफ बढ़ेगा. और एक्सेसिव, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्सेसिव टैक्सेशन लगाने से न्यू इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं वो वाइप ऑफ मतलब हैम्पर हो जाते. ज़्यादा टैक्सेशन लगाओगे तो आपके कंट्री में कोई आने को नहीं देखेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में बड़ी दिक्कत होगी. इसलिए टैक्सेशन भी एक हिसाब से ही लगाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अब आपको ये ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, मतलब टैक्स भरने के बाद. देखो ना, आपने 100 रुपए कमाए, ठीक है, और एमपीसी मान लीजिए 60% है, यानी 60 रुपीज आप खर्चा करेंगे, बराबर है. लेकिन टैक्सेशन मान लो 30% है, आपको 60 रुपीज खर्चा करने नहीं मिलेंगे, इसमें से आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 60 में से 18 रुपए चले गए, 42 ही आप खर्चा कर पाओगे. दिस इज इफेक्टिव एमपीसी. या ऐसा भी कर सकते हैं, 100 माइनस 30% पहले हटा दो, 70 बचा, इसका 60% करो, वो एमपीसी. डिस्पोजेबल इनकम का 60% करो, तो भी आंसर आपका 42 आए. आई बात समझ? चल आगे चलते हैं. अब ये टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बात है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. जैसे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में यहाँ पे जी था, वैसे यहाँ पे टी है. आपको पता होगा गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग मल्टीप्लायर में यहाँ जी था, उसका फॉर्मूला था 1/1 माइनस बी. ये देखिए, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर जो था, सॉरी जी, एक मिनट, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर था इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी. वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टैक्स मल्टीप्लायर जो है उसका इफेक्ट कैसे निकालेंगे, -b/1 माइनस बी. ये दो फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का, ये टैक्सेशन मल्टीप्लायर का. बस हमको इतना ध्यान में रखना है, बाकी हमको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, वो आप लोग को देखना है बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखना. ठीक है, ये सब पढ़ो नहीं पढ़ो एक ही बात है, उससे कोई मल्टीप्लायर है, नेगेटिव साइन वगैरह का, नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात है. आपको देखना है यहाँ पे, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ये पैराग्राफ समझना बहुत जरूरी है और ये फॉर्मूले की मदद से समझा जा सकता है. ध्यान देना. If government increases spending by 10 billion, entire 10 billion is injected into the income stream. On the other hand, if taxes are reduced by 10 billion, then only the MPC into 10 billion is injected into the expenditure stream. नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है, जाने दो. एग्जाम्पल देखो, when MPC 0.9 और स्पेंडिंग मल्टीप्लायर 10 है. अब ये देखो, ये है स्पेंडिंग मल्टीप्लायर 10 और
एमपीसी आपको दिया हुआ है 0.9। अब देखिए एमपीसी 0.9 है, मतलब 1/1 माइनस 0.9, यानी 1/0.1। आंसर आएगा 10। ये 10 ये आ गया आपका स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। समझ में आई बात? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर आ गया। अब मुझे सर टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो कैसे निकालूं? ये देख लो यहाँ लिखा भी है, टैक्स स्पेंडिंग मल्टीप्लायर 10 आता है अगर एमपीसी 0.9 है तो। अरे एमपीसी दे दिया तो आप दोनों की मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। और टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो सर -b/1 माइनस बी, तो इन्हें -0.9/1 माइनस 0.9, यानी -0.9/0.1। आंसर आएगा -9। ये देखिए टैक्स मल्टीप्लायर -9 है। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस का मतलब क्या? देखिए टैक्स मल्टीप्लायर को नेगेटिव साइन रहती है, लिखा है यहाँ पे। इट मीन्स दैट द टैक्स एंड इंक्रीज इन टैक्स हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। आप अगर टैक्स बढ़ाओगे तो जीडीपी कम होगा, नेशनल इनकम कम होगी। कैसे सर? टैक्स बढ़ाएंगे ना तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम रहेगा। कैसे कम आएगा? अरे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी ना उनकी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो जीडीपी ऑटोमेटिक कम होगा। समझ आई बात? अब समझना बात। एक और चीज यानी कि एमपीसी 0.6 यानी 1/1 माइनस 0.6, यानी क्या होता है 1/0.4। आंसर आया 2.5, बराबर है। ये इसके लिए देखिए स्पेंडिंग मल्टीप्लायर 2.5। अब टैक्स मल्टीप्लायर कितना आएगा देख लो, -b/1 माइनस बी, यानी -0.6/1 माइनस 0.6, यानी -0.6/0.4। आंसर आएगा आंसर आएगा 1.5, वो भी -1.5। ये देखिए आई बात आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक होता है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, जहां बैलेंस मतलब 1 आ जाए, यानी जितना गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया बराबर उतना ले भी लिया, मतलब टैक्सेस बढ़ा है लेकिन खर्चा भी उतना बढ़ा दिया, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, 1 आएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का और टैक्स का मल्टीप्लायर का इफेक्ट आ जाएगा 1। आई बात समझ में? ये इसके बारे में लिखा। चलिए ये रहा 1, ठीक है। ये रहता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ये तो ये 1 आता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक इलुस्ट्रेशन है वो आप देख लो तो आपको बचा हुआ भी पूरा क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। What would be the impact on GDP if both government spending and taxes are increased by 5 billion and MPC 0.9? दोनों भी 5 बिलियन से बढ़ाते हैं। देख लो MPC 0.9 है मतलब MPS 0.1 है, तो स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कितना आएगा 10 आएगा। कैसे? 1/1 माइनस 0.9, यानी 1/1 माइनस 0.1 यानी आ गया 10। तो जीडीपी के अंदर चेंज आपने कितना किया 5 बिलियन का, और मल्टीप्लायर का इफेक्ट कितना है 10, यानी 50 बिलियन का एडिशन होगा। लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर कितना दिया हुआ है पहले वो देख लो। टैक्स मल्टीप्लायर मतलब -0.9/1 माइनस 0.9, यानी इसका आंसर आएगा -9। अब आपने कितना चेंज किया 50। समझना बात, आपने 50 बिलियन सॉरी आपने 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। 5 बिलियन मल्टीप्लाइड बाय -9 यानी कितना हो गया 45 बिलियन। आपने स्पेंडिंग की 50 बिलियन, लेकिन टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट 9 टाइम्स था, तो 50 का 9 यानी 45 टैक्स के कारण वापस चले गए, यानी नेट जीडीपी या नेट नेशनल इनकम में 5 बिलियन का फर्क पड़ा। ये देखिए नेट रिजल्ट दैट आउटपुट इंक्रीज बाय 5। आपने 5, अब आप बोलोगे सर 50 थोड़ी किया, हमने तो 5 किया। अरे 5 किया, लेकिन आपके ये जो 5 है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पकड़ के ये 5 का 50 गुना इफेक्ट हुआ। और टैक्स की बात करूं तो आपने जो 5 लगाया इस पे गवर्नमेंट ने 9 टाइम्स टैक्स का इफेक्ट, टैक्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट लेके इतना वापस चला गया -45। तो नेट आपका इकोनॉमी यानी नेशनल इनकम या जीडीपी 5 बिलियन से बढ़ेगा। यानी देखो अभी और समझना, गवर्नमेंट जितना लगा रही है अगर बराबर उतना ही जा रहा है, यानी दोनों अगर सेम है 50 लगा और 50 निकल गए,
समझना बात, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस दोनों को 5 बिलियन से बढ़ा दिया, चेंज, और 1 आ गया, तो आप देख लो बराबर आंसर भी 5 ही आया, आउटपुट इंक्रीजेस बाय 5। आई बात समझ में? ये 3 सेक्टर मैडम अगर है, ये फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड यूनिट में कवर्ड है, इसको मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, जब फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे तो ये आपको ऑलरेडी अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज, दो चीज और बताएंगे आपको, पब्लिक डेब्ट और बजट के बारे में, यहां तक आज इस लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, पब्लिक डेब्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये भी इन्फ्लेशन और रिसेशन कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। पब्लिक डेब्ट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, देखिए पब्लिक डेब्ट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल पब्लिक डेब्ट मतलब घर के अंदर से, एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर, समझना बात। व्हेन गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम इट्स ओन पीपल इन द कंट्री, इंटरनल, बाहर से बोरो किया, एक्सटर्नल, ठीक है। पब्लिक डेट दो फॉर्म की, एक मार्केट लोन, एक स्मॉल सेविंग। मार्केट लोन मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है अलग अलग डिनोमिनेशन के, ड्यूरेशन के, और वो मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, फ्लोटेड, ये सब चीजें गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन रेज करती है। और नेशनल सेविंग जैसे स्मॉल सेविंग, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, ये सब अकाउंट्स रहते हैं, प्रोविडेंट फंड, ये सारी पब्लिक बोरोइंग्स रहती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। हालांकि ये पैसा नॉट निगोशिएबल, आप इसको मार्केट में यूज नहीं कर सकते, इसको पूरा के पूरा गवर्नमेंट ही यूज करेगी। अब रिसेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी बोरिंग बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? रिसेशन है, डिमांड नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं, पब्लिक के हाथ में पैसा देना है, मतलब खुद बोरो करके मत रखो, उल्टा रिपे करो बोरिंग जो आपने करी हुई है, बराबर है। बोरिंग नहीं करना तो दूर की बात, उल्टा रिपेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिड्यूस बोरो करेंगी और एग्जिस्टिंग रिपे करेगी, इस एक्शन से मनी इकोनॉमी में आएगा और डिमांड बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन में उसका उल्टा करना पड़ेगा। एक्सेस लिक्विडिटी है, वाइप ऑफ कर दो, कैसे? पुल खींचो, मनी मार्केट से खींचो, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दो उनको, ताकि लोग इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और आपका इन्फ्लेशन जो है ये कम हो जाए। लास्ट है छोटी सी चीज, बजट। बजट बेटा, मैं एक छोटी सी चीज इसके पहले आपको थोड़ा बताता हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। हर घर में एक बजट बनता है, हमारे कंट्री में भी बजट बनता है। बजट यानी एक्सपेक्टेड, मंथ एंड जैसे ही होता है, वो तो एक्चुअल हमको पता चलता है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में भैया ये मैंने ये खर्चा, ये इनकम है, एक बजट बनाते हैं। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को न्यू ईयर मतलब नए साल, जैसे हमारा फाइनल 1 फरवरी को देश का बजट आता है, वो बजट रहता है 1/4/2000 से जो भी ईयर रहेगा से 31/3 तक, कितना रिसिप्ट आने वाली है और कितना एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं, इनकी यह बजट बनाते हैं। और इसके अंदर अगर रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, समझना, तो ये जो बजट बनेगा, इस बजट को बोलेंगे सरप्लस बजट। और अगर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो ऐसे बजट को हम कहेंगे डेफिसिट बजट। आई बात समझ में? अब ये बजट सरप्लस पेश करना कि डेफिसिट करना, ये गवर्नमेंट के हाथ में, और कुछ तो गवर्नमेंट की इनकम वगैरह के हाथ में रहता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इकोनॉमी में अगर रिसेशन है तो क्या करना, इन्फ्लेशन है तो क्या करना। आई बात समझ में? रिसेशन है तो क्या करना, इन्फ्लेशन है तो क्या करना। It is simply the statement of revenue earned from taxes and other sources and expenditure by nation's government in year. ये बजट का मतलब है। It can be either balance, बैलेंस मतलब इक्वल होता है, हाँ ये बताना भूल गया। बैलेंस मतलब अगर भाई खर्चा जितना हुआ उतनी कमाई, जितनी रिसिप्ट उतना एक्सपेंडिचर। जबकि कभी प्रैक्टिकली सोचो बैलेंस बजट हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है बैलेंस बजट आना, है ना। A balanced budget results when expenditure in a year equals to revenue. Such budget will have no effect on aggregate demand. कोई इफेक्ट, इसका मतलब लीकेज और इंजेक्शन एक बराबर। अब बजट सरप्लस मतलब गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है, अट्रैक्टिव तो लगता है,
लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट रहता है। कैसे? देखो, सरप्लस बजट लिया ज्यादा, इकोनॉमी में खर्चा किया कम। लिया ज्यादा, खर्चा कम, मतलब इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? अरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और डिस्पोजेबल कम होने के बाद भी और इंजेक्शन भी नहीं कर रही गवर्नमेंट, स्पेंडिंग भी नहीं कर रही। ऐसे से इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा, मनी फ्लो कम तो डिमांड कम, यानी इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ जाएंगी इकोनॉमी। और अगर सरप्लस बजट किया, सरप्लस बजट में क्या होता है, सॉरी, अगर डेफिसिट बजट किया, डेफिसिट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का टैक्स कम और खर्चे ज्यादा, मतलब लोगों से ले भी कम रही है, यानी उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी है और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी कर रही है। तो ये करने से पब्लिक के हाथ में पैसा रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं आपको पूछूं बेटा कब कौन सा बजट पेश करना चाहिए, तो आप कहोगे सर अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, यानी डिमांड नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो सर उनके हाथ में पैसा दो, यानी टैक्सेस कम करो, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, यानी डेफिसिट बजट पेश करना चाहिए। यानी इकोनॉमी में अगर रिसेशन है तो आपको डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा, यू हैव टू गिव डेफिसिट बजट। और इकोनॉमी में अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, पैसा ऑलरेडी बहुत है, लोगों के हाथ से खींचो, आपको सरप्लस बजट देना पड़ेगा। आई बात समझ? ये कोई थंब रूल नहीं, याद नहीं करना है, समझ, ठीक है? आई मेरी बात आपको समझ में बच्चों? ये था सरप्लस और डेफिसिट बजट के बारे में, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये लेक्चर यही एंड होगा बेटा। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पूरा डिस्कस करेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, तो इसके तरफ फिलहाल ध्यान दो। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये समझ में तभी आता है जब फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा हो अच्छे से। तो मैं अभी तो ये क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो इस क्वेश्चन आपको उसके साथ में कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है बेटा? चलिए, तो आज फिलहाल हम लोग यहीं रुकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, दिस क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन चैप्टर 1, ठीक है बच्चों? चलिए, आज हम लोग यहीं रुकते हैं दोस्तों। टिल देन, बाय।